बच्चों आज हम है ना जो भी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैं इम्पोर्टेंट वाली उनको अपन करके आज डायमेंशंस को कंप्लीट कर देंगे। इसके आगे फिर डायमेंशंस के जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। तो आप रेगुलर वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। ये सारे वीडियो जो आगे आने वाले हैं इनमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल पर पकड़ हमारी मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में सब आएगा, लेकिन बस ये याद रखना वीडियो आपको पूरी देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी है और ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो आज मैं कुछ सबसे पहले मैं फाइव फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूँ। सबसे पहले रेजिस्टेंस, आपने पढ़ ही रखा है, रेजिस्टेंस होता है आर। अब ओम्स लॉ भी आपने पढ़ रखा है, V = IR। ओम्स लॉ पढ़ रखा है ना आपने, V = IR। तो उससे अगर हम R निकालते हैं तो V/I आ जाता है। R = V/I। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया ये किससे बना? ओम्स लॉ से। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ताकि याद रहे। R = V/I। V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट। तो V का जो SI यूनिट है वो बड़ी वाली तो आपको पता ही है, स्मॉल भी याद रखो, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। वैसे तो आपने पढ़ा था kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3 A-1। आप जाके पीछे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो आपने यूनिट पढ़ी है वो ये है, पर इसी को वोल्ट बोलते हैं शॉर्ट में। तो ध्यान रखना, इसकी यूनिट हो गई वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको बताइए एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हो गई किसकी यूनिट? रेजिस्टेंस की। और इसकी भी छोटी यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, बट the meaning of ohm is volt per ampere. Ohm is equal to volt per ampere and volt is equal to, ये आप पीछे चेक कर सकते हो ऊपर वाली टेबल में, kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3 A-3। तो इससे पहले वोल्ट का निकालें, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब अपन डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो वोल्ट का डायमेंशन इससे निकलेगा M1 L2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाई एम्पियर A1। तो क्या होगा? अब ये A1 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाता है। अभी आपका टेस्ट लिया था, कई बच्चों ने ये गड़बड़ की थी, इसको काट देते हैं सीधे, वो ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस वाला ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। देखो अगर इसको ऊपर ही लिखूंगा ना मैं, तो A-1 लिखूंगा, तो ये कट थोड़ी होगा, ये क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा। -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कॉपी चेक की थी तो कई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखी थी। M1 L2 T-3 A-2 क्लियर है? तो ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन। ध्यान रखना, ओम्स लॉ से तो इसका फॉर्मूला बनाना है V/I। V की यूनिट kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3 A-1, इससे इसकी डायमेंशन भी निकल जाएगी। और V में अपॉन I कर दिया, ये अपॉन I हो गया, ये अपॉन I। तो हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई? रेजिस्टेंस की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ लेना। जब कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, जैसे कोई भी बॉडी सर्किल में मूव हो रही है, तो वो क्या है, जैसे यहां से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन। आफ्टर टी टाइम बॉडी यहां पहुंच जाती है B पॉइंट पर। आफ्टर टी टाइम बॉडी कहां पहुंच गई? B पॉइंट पर। तो B को जब सेंटर से मिलाओगे तो ये लाइन बनेगी। तो A से B तक बॉडी ने जब मोशन किया तो उसने इतना एंगल सबटेंड किया। समझ गए ध्यान से? A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द फाइनल पॉइंट। बॉडी A to B जब मोशन करती है तो वो एंगल जो सर्किल पर एंगल सबटेंड करती है वो कितना है? थीटा। थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय द बॉडी इन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन। तो थीटा एंगल जो है, इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं होता है, वो एंगल होता है जो मोशन में बॉडी सेंटर पर बनाती है। ठीक है? तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये छोटी टेबल आपकी साथ में चली रही है, ये छोटी टेबल बहुत काम की होती है। ध्यान रखना, मास की यूनिट, यही SI यूनिट यहां लिख रखी है, यहां डायमेंशन लिख रखी है। ठीक है? तो SI यूनिट मास की kg,
डायमेंशन m1, लेंथ की SI यूनिट मीटर, डायमेंशन L1, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, डायमेंशन T1, फोर्स की SI यूनिट याद रखनी है, ये बिल्कुल रटी हुई, केजी मीटर सेकेंड -2। वर्क में केजी मीटर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ मीटर होता है, यहाँ क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और चार्ज की एम्पियर इंटू सेकेंड, जो जिसमें केवल A1 और T1 आता है, बाकी दोनों जीरो होते हैं। अभी एक और आ गया एंगल। अब एंगल की यूनिट क्या होती है बताओ? आप एंगल किस में मेजर करते हो? डिग्री में? डिग्री यूनिट नहीं होती है उसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है उसकी यूनिट? रेडियन। तो एंगल की जो यूनिट होगी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट रेडियन ही होती है। अब रेडियन कौन सी यूनिट है? मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट है ना कि फंडामेंटल। ध्यान रखना, रेडियन इज अ सप्लीमेंट यूनिट नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। और सप्लीमेंट यूनिट कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूले में नहीं लिखी जाती। डायमेंशनल फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच हैव ओनली फंडामेंटल यूनिट्स। तो सप्लीमेंट यूनिट को हम उसमें रखेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां तो केवल फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं। तो फिर इसका क्या होगा? m0, L0, T0 और बाकी सब कुछ नॉट, कुछ भी नहीं आएगा, सब नॉट, डायमेंशन लेस। अब आपसे पूछा जाएगा राइट एनी 2 डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो फर्स्ट इज स्ट्रेन जो आपने पहले पढ़ी थी, और सेकंड इज एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो रेडियन के लिए डायमेंशन 0 हो जाएंगी, डायमेंशन लेस है ये इसलिए। तो इसकी यूनिट तो होती है, एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट तो हो लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं हो, तो वो है एंगल। एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन इज अ सप्लीमेंट यूनिट नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, और एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। ये होता है एंगल जो बना था, अभी आपने देखा था एंगल बना था सर्किल में जब मोशन हो रहा था, तो क्या बना था? एंगल थीटा, और उसमें कितना टाइम लगा था? t। तो एंगल अपॉन टाइम अगर कर देते हो तो ये ओमेगा है, ये साइन क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। और ये ओमेगा ही क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अब हमें टाइम को डिवाइड करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? रेडियन। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, तो m तो नॉट में ही रहेगा, l नॉट में ही रहेगा, क्योंकि रेडियन इज अ डायमेंशन लेस यूनिट, उसकी कोई डायमेंशन में उसका यूज नहीं होता, केवल सेकंड है ये। तो सेकंड के लिए यहाँ पर t-1 आ जाएगा। ये तो सब कुछ जीरो है, देखो केवल अपॉन में क्या है? सेकंड, और सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? t1 ऊपर जाके t-1 हो जाएगा। ऐसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, एक और आ गया, एक और सेकंड, तो टोटल मिला के ये क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताओ डायमेंशन क्या होगी? सोचो अपने दिमाग में। रेडियन की डायमेंशन होती नहीं है, केवल सेकंड स्क्वायर की आएगी, तो टोटल क्या आएगा? m0 l0 t कितना आएगा? ये स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो -2, ये अपॉन में है। m0 l0 t-2 is the dimension of angular acceleration. Now the dimension of torque. टॉर्क क्या होता है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो हम ये कहते हैं, जैसे कोई पंखा चल रहा है या साइकिल का टायर घूम रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इस पर टॉर्क वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? टॉर्क। जब कोई कार चलती है, कार चल रही है यानी लीनियर मोशन। दो तरीके के मोशन होते हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। लीनियर में क्या क्या आते हैं? कार का मोशन, ट्रेन का मोशन, रेलगाड़ी का, ठीक है।
या कोई एरोप्लेन चल रहा है, ये सब लीनियर मोशन है, या आप चल रहे हो, आपका चलना भी लीनियर मोशन है। और एक होता है एंगुलर। एंगुलर में क्या क्या होते हैं, पंखे का मोशन, ठीक है, साइकिल के पहिए का मोशन, या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये सब कैसे हैं, एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन मतलब कार चल रही है, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, फोर्स। कार कब चलेगी, जब उस पर फोर्स लगेगा। इसी तरीके से पंखा घूम रहा है, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि फोर्स से घूम रहा है, अब आप बोलोगे टॉर्क से घूम रहा है। तो दोनों वर्ड अलग अलग जगह पे यूज आते हैं। जब कोई भी कार या कोई भी लीनियर मोशन होता है तो उसका कारण फोर्स है, और अगर कोई एंगुलर मोशन होता है देन द कॉज ऑफ दिस मोशन इज टॉर्क। तो टॉर्क और फोर्स में इतना सा डिफरेंस होता है दोनों मोशन का। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स आपने पढ़ी रखा है, देखो इधर the SI unit of force is kg meter second minus 2 into distance meter। डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, मीटर में। 1 मीटर और लगा दो तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, यहां पे आ जाएगा m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2। ये आपके पास 5 क्वांटिटी और हो गई। अब मैं आपको 5 क्वांटिटी और लिख के बता रहा हूं, वॉश कर देना। तो ये 20 देखो 5 क्वांटिटीज और हैं। ये लास्ट क्वांटिटीज है, बहुत सारी होती हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही है। एंगुलर मोमेंटम आता है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लर्न करना, ये आपको मैंने पहले बताया ही है। ये वाला कॉलम आपको लर्न करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि डायमेंशन इसी फॉर्मूले से ही बनती है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख लेना, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का तो हो गया केजी, और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस होता है मीटर, तो इसमें इनटू करोगे मीटर, तो ये मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अब केजी के लिए लिख दोगे m1, मीटर स्क्वायर के लिए l2, और सेकंड इनवर्स के लिए t-1। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम के हिसाब से होती है। टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सर्कल कंप्लीट करने में बॉडी को जो टाइम लगता है, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो किसी ग्राउंड में, तो ग्राउंड का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में आपको लगते हैं मान लो 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन। तो टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय यानी टाइम। तो इसका क्या होगा, सेकंड, इसकी यूनिट सेकंड, और डायमेंशन में केवल m0 l0 t1। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि 1 अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। 1 अपॉन सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स, यानी 1 m0 l0 t-1। ये दोनों तो बहुत इजी है। टाइम पीरियड तो सेकेंड और फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स, इसमें 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाता है। इसके बाद आता है प्लांक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्लांक कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, ध्यान रखना। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन और यूनिट सेम होती है, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, यूनिट भी सेम होती है। तो एनर्जी हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ये एनर्जी हो गया डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या आएगा ओवरऑल, केजी आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1, सेकंड कितना बचेगा, -1। ये तो -2 है, ये ऊपर जाके +1 हो रहा है, तो -2 और +1, तो -1 बच जाएगा सेकंड के साथ। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, केजी के लिए क्या आएगा m1, मीटर स्क्वायर के लिए l2, सेकंड इनवर्स के लिए t-1।
m1 L2 t माइनस 1। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ध्यान रखना वर्क अपॉन, ये वाला कॉलम तो आपको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रट लो लपक के 4-5 बार 10 बार जितनी बार लिखना चाहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, मतलब दिमाग के अंदर फीड हो जाना चाहिए। पावर, कोई बोले पावर, आप क्या बोलो? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। और ये एक छोटी सी टेबल, ये भी आपको लर्न करनी है क्योंकि सारी डायमेंशन इसी से बन रही है। अब यहाँ वर्क आ गया, वर्क यहाँ से ही आएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम यानी सेकंड, ये 1 है तो ये सेकंड 1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये एक्चुअली माइनस का 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पे डायरेक्ट, इसको हटा देता हूं। तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो इसका एक सेकंड और ऊपर गया, सेकंड माइनस 3 हो गया, तो इसका डायमेंशन हो गई m1 L2 t माइनस 3। ये 30 डायमेंशन मैंने आपको बता दी हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, तो 8-10 और आपको एक्स्ट्रा बता देंगे जो आप याद कर लेना। इसी तरीके से करना, पहले फॉर्मूला, अब आप बनाना तो सीख गए, तो आप कोई सी भी डायमेंशन बना दोगे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो और भी 7-8 डायमेंशन आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बता देंगे नोट्स में, आप इनको बार बार, ये तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो आपको 30 बता दी पूरी, नहीं तो बताई तो 10 या 15 जाती है, बाकी सब लर्न करनी होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरी 30 बता दी है कि ताकि आप ध्यान से उसको समझ लो और याद कर लो। अब आपका काम इसको लर्न करना है पूरा, जो आपको मैंने नोट्स भेजे हैं उन नोट्स के अकॉर्डिंग इनको लर्न करो अच्छी तरीके से, और फिर इसका एक दिन अपन 1-2 दिन बाद ही इसका दोबारा टेस्ट लेंगे पूरा कंप्लीट। तो इसको लिख लिख के रफ कॉपी भर दो, और 4 बार 5 बार 6 बार जब तक लिखते रहो, खुद सेल्फ चेकिंग कर लिया करो। एक बार खुद फिजिकल क्वांटिटी तो अपने आप लिख लो, देख के लिख लो, लेकिन फॉर्मूला ये और ये बिना देखे लिखना है। ये देख के लिख लो, ये तो देख के, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी क्वांटिटी तो दी जाएगी आपको, तो क्वांटिटी तो देख के लिख लो सारी 30, और ये कॉलम खाली छोड़ दो। अब इनको आप अपने आप बनाओ जब तक ये पूरे सही, और फिर अपने आप चेक करो, जो गलत आ रहा है उसको देखो क्या गलती की, फिर उसको एक बार फिर वापस लिखो। जब तक आप 100% सही नहीं कर दो, इसको लिखते रहो, क्योंकि ये आपके 12th क्लास तक यूज आएगा। तो आज ही आप इसको याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और आपको तरीका मैंने बता ही दिया याद करने का। ठीक है, लर्न करो अब इसको।